प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल काल में आर्थिक अवस्थाओं कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर और हुमायूं के शासनकाल के आर्थिक जीवन का ज्ञान बहुत कम है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो उस समय की भारत की अवस्था के संबंध में लिखा है, उसकी सत्यता में कई इतिहासकारों को संदेह है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान में वस्तुओं के दाम बहुत कम थे। अकबर के जन्म स्थान अमरकोट में 1 रुपये में 4 बकरियां खरीदी जा सकती थी। शेरशाह ने कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए, जिनसे जनसाधारण की आर्थिक अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। जब तक सूर्यवंश के शासकों का शासन रहा, तब तक स्थिति बहुत हद तक ज्यों की त्यों रही। जहाँ तक महान मुग़ल सम्राटों और बाद के मुग़ल सम्राटों के समय की आर्थिक अवस्था का प्रश्न है, अबुल फजल की लिखी हुई आइन ए अकबरी में काफ़ी सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उस समय के लिए हुए फारसी ग्रंथों में भी काफ़ी सामग्री पाई जाती है। मुग़ल काल में बहुत से विदेशी यात्री भारत में आए और उनके विवरणों से भी पर्याप्त सामग्री मिलती है। यूरोप की कंपनियों के भारत में कई कारखाने थे, जैसे सूरत में। उन कारखानों के कागजात से भी काफ़ी सामग्री मिलती है। मुग़लों के शासनकाल में कई बड़े बड़े नगर समृद्धिशाली थे। सन 1585 ईस्वी में फिंच ने लिखा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी भारत में 2 महान नगर है। वे दोनों लंदन से बड़े हैं और उनकी जनसंख्या भी अधिक है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच 12 मील की दूरी है और उस क्षेत्र में सुंदर बाजार है जो किसी नगर से कम नहीं। टेरी ने लिखा है कि पंजाब एक बड़ा प्रांत है जिसमें लाहौर प्रधान नगर है। लाहौर की जनसंख्या काफ़ी है और वहाँ धन की भी प्रचुरता है। व्यापार की दृष्टि से भी लाहौर भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। मॉन्सरेट ने लिखा है कि सन 1581 ईस्वी में लाहौर एशिया और यूरोप के किसी भी बड़े शहर से कम नहीं था। खानदेश में बुरहानपुर एक बड़ा समृद्धिशाली नगर था, उसकी जनसंख्या भी काफ़ी थी। अबुल फजल ने लिखा है कि गुजरात का अहमदाबाद शहर संसार के सर्वश्रेष्ठ नगरों में गिना जाता था। इनके अतिरिक्त बनारस, पटना, राजमहल, हुगली, बर्धमान, ढाका और चटगांव बड़े समृद्धिशाली नगर थे। काबुल एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। वहाँ पर हिंदुस्तान, ईरान और तातार के व्यापारी चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे। कृषि भारत के लोगों का मुख्य उद्योग कृषि था। किसानों ने मुग़लों द्वारा स्थापित शांति का पूरा लाभ उठाया। वे अधिक उत्पादन करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति और समय को लगाने के इच्छुक थे। भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न चीज़ें पैदा होती थी। बंगाल और बिहार के बहुत से हिस्सों में चीनी होती थी, उसे लोग देश के दूसरे भागों में ले जाते थे। उत्तर प्रदेश के कई भागों में नील की खेती होती थी। पेलसार्ट ने लिखा है कि यमुना की उपत्यका और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। भारत के कई भागों में रेशम और रुई की खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी। मुग़ल काल में तंबाकू की खेती हिंदुस्तान में शुरू की गई और वह बढ़ती ही गई। कुछ सिंचाई की व्यवस्था थी। धान, गेहूँ, जौ, ईख, तिलहन, दलहन, पान, सिंगाड़ा आदि की भी मुख्य फसलें थी। अधिकांशतः चावल असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, तमिल देश और कश्मीर में उगाया जाता था। कुछ मात्रा में इलाहाबाद, अवध और खानदेश और गुजरात में भी पैदा किया जाता था। गेहूँ और जौ पंजाब, मध्य प्रदेश और आगरा आदि में पैदा होते थे। दीपालपुर क्षेत्र की मुख्य खरीफ फसल ज्वार थी। गेहूँ रबी की मुख्य फसल थी। मुख्यतः बाजरा अजमेर, गुजरात और खानदेश में होता था। दालें सारे देश में पैदा होती थी। कपास तथा गन्ना पैसा देने वाली फसलें मानी जाती थी और इन्हें जिनसे
कामिल या जिनसे आला कहा जाता था। कपास मुख्यतः खानदेश और बंगाल में पैदा होती थी। बंगाल में बहुत बढ़िया प्रकार की चीनी बनाई जाती थी। सबसे बढ़िया प्रकार का नील बवाना क्षेत्र और अहमदाबाद के पास सरखेज में पैदा होता था। घटिया किस्म के नील की खेती दोआब, बंगाल, तेलंगाना, सिंध में होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल काल में आर्थिक व्यवस्था एवं कृषि के बारे में अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।